दीपिका पवार जी, जो गार्गा जी ने हमें बात बताई है, आपने जो बातें बताई है, और पंजाब में जो पंजाबी का स्टेटस है, जो पंजाबी की स्थिति है, उसके बारे में मैं खुद जानता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बंगाल में भी और महाराष्ट्र में भी, और ये भी हो सकता है कि दूसरे जो हमारे प्रांत हैं भारत के, उसमें भी जो हमारी खेतरी भाषाएं हैं, उनका स्टेटस, उनकी स्थिति एक जैसी है। जो प्रशासन, न्याय और एजुकेशन में जो इसकी वरतों हैं, जिसको हम कहते हैं, इसका यूज़ है, बहुत कम हो रहा है। और जो लैंग्वेज के स्कूल हैं, जिसमें जो खेतरी भाषाएं इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम के तौर पर बढ़ाई जाती हैं, उनमें बच्चों की संख्या भी कम हो रही है और सरकारों का इंटरेस्ट भी उनमें कम हो रहा है। इसका क्या कारण है कि ये खेतरी भाषाएं जो आज लोग भी धीरे धीरे इनको छोड़ते लगते हैं? क्या इसका कारण ये है कि ये रोज़गार की जो भाषाएं वो बन नहीं सकी? जो शिक्षा, प्रशासन या न्याय या जो हमारे कारोबार हैं, उसमें जो इसकी जब बरतों हो ही नहीं रही सरकारी और गैर सरकारी तौर पर, तो लोग जो एजुकेशन लेते हैं उसका मकसद एक भी ये भी होता है कि रोटी रोज़ी मिले। जो हम सीखें, जो पढ़ें, जिस लैंग्वेज में पढ़ें, उससे हमें रोटी रोज़ी मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। क्या ये इसी कारण इनका जो इस समय जो डिके हो रहा है रीजनल लैंग्वेज है, इसके बारे में गर्गा जी आप क्या सोचते हैं? अगर हम हमारे अर्थनैतिक जो स्थिति है पूरा राष्ट्र का या प्रांतों का अगर देख लें, तो अंग्रेज़ी केंद्रिक जो क्षेत्र हैं, जहां अंग्रेज़ी आपको लगता है कि वहां से काम बनेगा, ये हाईली एम्प्लॉइंग क्षेत्र नहीं है। पर ये हाईली यहाँ पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है पर काम कम है। ठीक है, पर जहाँ पैसा ज़्यादा है तो लोगों का रुझान तो हर एक को, तो वो पैसा ज़्यादा है, रोज़गार ज़्यादा नहीं है। रोजगार ज़्यादा नहीं है, यानी बहुत लोगों को वहाँ काम नहीं मिलता है। ठीक है, पर क्योंकि पैसा वहाँ, आमदनी वहाँ से ज़्यादा होगा पर हेड, तो बहुत लोगों का तो सपना होगा कि हम भी उनमें से एक हों, और ये तो बहुत नेचुरल है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, पर इसमें सरकार का भी या प्रशासन का भी तो एक सोच होना चाहिए कि देखो भाई, यहाँ इतने, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ कामगार लोगों का काम बढ़ाने वाला, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ये इकोनॉमी है नहीं। ये जो नया इकोनॉमी है जो अंग्रेजी केंद्रिक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए धर्मशाला नहीं खोले रखे हैं। ठीक है, दूसरे तक अगर हम जो इकोनॉमी का जो बड़े जो अंश देखें, तो वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो है, उनको तो लोग ये ग्रोथ, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट तो समझते ही नहीं है। वो तो अपने आप ही होता रहता है ऐसा कोई। फॉर एग्जाम्पल कलकत्ता का एक पिक्चर पूछ लें, तो अगर हम 30 साल पहले कलकत्ता का कोई केंद्रीय इलाका, धर्मतल्ला या ऐसा कुछ अगर पिक्चर ले लें और आज पिक्चर ले लें, तो तब भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, ठीक है, उसका भी एड्स देखेंगे बांग्ला में। ठीक है, आज वही जगह एड्स देखेंगे अंग्रेजी में। तो ये बात नहीं है कि आप क्या बेच रहे हो, ये भी बात है आप किस पे बेच रहे हो, और ये आपको जो कस्टमर बेस है वो बदल गया है। आज उनका रुझान बदल गया है, उनका सपना बदल गया है। पर मुझे लगता ये नहीं है कि ये सब सपने साकार होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी कि ये रोजगार जगाने का धर्मशाला ये कंपनीज नहीं है, ये जो नया इकोनॉमी है। तो इसलिए राष्ट्रीय क्षेत्र में हमको सोचना चाहिए कि हम जाएंगे कहाँ, हम जा कहाँ रहे हैं। और इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का, हम लोगों का जो मातृभाषा है, इनका जो गुरुत्व है, इनका जो इम्पोर्टेंस है, ये अगर हम ना देखें तो कौन देखेगा? अच्छा पवार जी, आपको क्या लगता है इसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो उनसे लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है? एक देखिए, जैसे गार्गो ने अभी कहा कि लोग किसी भाषा का प्रयोग, किसी भाषा का इस्तेमाल एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं, उनको अगर उसकी ज़रूरत महसूस हो। जैसे हम स्कूलों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो बदलता रुझान है उसको देखें, तो अब पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि अगर अंत में जाकर हमें सब इंग्लिश में पढ़ना है कॉलेजों में, तो क्यों ना हम हमारे बच्चों को स्कूल से ही इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में डालें। और वहाँ पर
अगर हम सभी लैंग्वेज एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उनका वो जो आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट झुठलाया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वास्तव स्थिति इसी प्रकार की है। यानी वो तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, इन सारी राज्यों में आज के समय में लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो चाहे क्लरिकल इंटरव्यू हो, वो सारा क्लरिकल इंटरव्यू भी किसी भी कंपनी में मराठी, हिंदी या इंग्लिश या तमिल, गुजराती या तमिल में नहीं होता है। तो इस तरह की कंपल्शंस हमें जो एजेंसीज हैं, जो नई कंपनियां हैं, उनके लिए कर सकते हैं क्या? अगर आप देखें तो लैंग्वेज ऑन द मूव नाम का एक पोर्टल चलता है, जो इंग्रिड पिलर नाम की ऑस्ट्रेलियन इंटेलेक्चुअल है, वो चलाती हैं। उन्होंने बीच में लिखा था कि न्यू लिबरलिज्म इज़ लाइक अ लैंग्वेज पॉलिसी। ये जो सारा नव उदारतावाद है, ये एक तरह का भाषिक धोरण है, क्योंकि जहाँ से हम अपनी भाषाओं का पेरिफेरलाइजेशन, हमारी भाषाओं का परिघीकरण करते हैं और इंग्लिश को सेंटर में लाकर खड़े करते हैं। कोई भाषा, कोई समाज ऑटोमेटिकली और कंप्लीटली वॉलंटरीली नहीं पढ़ता है। जब तक हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ना तैयार कर दे, और जब तक एक तरह के बाद में लोगों को किसी तरह की कंपल्शन ना हो। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर चेन्नई में हम जब गए थे, तो वहाँ के लोगों से बात करते समय ये महसूस हुआ मुझे कि वहाँ पर अगर मुझे रहना है और सरवाइव होना है, तो मुझे चाहे 2 महीना रहना हो, 6 महीना रहना हो, कम से कम कुछ बातें तो तमिल की मुझे समझ ही लेनी चाहिए। वैसा महाराष्ट्र में नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र में 6 महीने रहिए, 10 साल रहिए, 20 साल रहिए, महाराष्ट्र में आप बिना मराठी समझे आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर अब ये जो है, ये हमारा नया डेफिनेशन है कॉस्मोपॉलिटनिज्म का। ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का ट्रांसेंडेंटल जो एक माइग्रेटरी क्लास है, वो चाहता है कि किसी तरह के बंधन हमारे पर ना हो। ये जो बात है, इसलिए मॉल में खड़े हों आप, मल्टीप्लेक्सेस में खड़े हों, वहाँ पर हम समझते हैं कि इंग्लिश आएगी तो काफ़ी है। ये जो इंग्लिश आएगी तो काफ़ी है, ये अलग तरह का कंपल्शन ही है, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आपका नुकसान होता है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम हमारी भाषाओं को इंग्लिश से टक्कर लेने के लिए मजबूत करना चाहते हैं, तो जिस तरह की हेजेमनी, जिस तरह की ताकत अंग्रेज़ी आज हमारे खिलाफ तैयार कर चुकी है, ये जो अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों का एक कॉस्मोपॉलिटन इंटेलेक्चुअल्स का विश्व है, वहाँ पर प्रादेशिक भाषा, भारतीय भाषाओं को जानने वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे गौरव ने कहा था कि सेकेंडरी सिटीज़न के तौर पे हमें देखा जाता है। तो अगर हम हमारी भाषाओं को उस कंपटीशन में लाने के लिए कुछ हद तक कंपल्शन नहीं लाते हैं, तो हम हमारी भाषाओं को उस कंपटीशन में रख ही नहीं पाएंगे। जैसे कर्नाटक ने किया था कि अपनी स्कूलों में कन्नड़ का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक वो सारा इशू गया। लेकिन अगर किसी राज्य में रहने के बावजूद वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और इस सीरियस प्रॉब्लम को हम ट्रिवियलाइज नहीं कर सकते ऐसा कह के कि लोगों को लैंग्वेज फ्रीडम होना चाहिए, लोग चूज़ करें कि स्पेनिश, जर्मन। अगर लोग स्पेनिश, जर्मन वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, तो किसी ऑफिशियल पॉलिटिकल एक सिस्टम में हम मराठी भी कंपेल कर सकते हैं, हम तमिल भी कंपेल कर सकते हैं, और बंगाली भी कंपेल कर सकते हैं, पंजाबी भी कंपेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चॉइस है, इट इज़ अलॉन्ग विथ अदर लैंग्वेजेस एंड इट इज़ नॉट अगेंस्ट गिविंग एनी चॉइस ऑफ अदर लैंग्वेजेस। थैंक यू। पवार जी, गार्गा जी, क्या ये संभव है कि हम क्षेत्रीय ज़बानों को छोड़कर अंग्रेज़ी को अपनाकर इस देश का जो हम विकास करना चाहते हैं, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसी क्या डेवलपमेंट संभव है आम लोगों की? अगर हम एनरेगा उठा लीजिए, जहाँ लोग, गांव के लोग जहाँ काम करके जिनको पैसा मिलता है, इनके फार्म्स अगर अंग्रेज़ी में हो, ठीक है, तो आप तो एकदम सबसे नीचे के तबके को, लोगों को, आपका जो थोड़ा बहुत जो सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उससे दरकिनार कर रहे हैं। और ये आप उठा के लेके जाइए हर जगह। हम एक एग्जांपल देते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अभी मैंने देखा कि कोई अखबार, ठीक है, वहाँ एक आदमी जिसका बहुत गरीब है कोई, वो पिक्चर से ही पता चल रहा है, उसका डेड बॉडी पाया गया है कहीं, ठीक है, और उसका जो बोल रहा है कि, और वहाँ कोई राम का नाम या ऐसा कुछ लिखा हुआ, कहीं कोई क्लेम नहीं करने वाला है, तो बोल रहा है कि अगर कोई किसी को जानता तो ले जाओ। ये निकल रहा है अंग्रेज़ी में, ये एडवर्टीज़मेंट।
अब देखिए ये क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। ये जो सरकारी हमारा जो प्रशासन है, ठीक है, केंद्रीय प्रशासन जो है, इसको आता जाता नहीं है कि इसको कुछ हो जाए। ये कितना चांसेस है कि ये जो आदमी है इसका जान पहचान वाला कोई अंग्रेजी अखबार देख के, अंग्रेजी विज्ञापन देख के वो पढ़ के आएगा? ठीक है, हमको सोचना चाहिए कि ये बहुत एक इंसानी मसला है। ये कोई भाषा अधिकार का मसला नहीं है, सिर्फ ये इंसानी मसला है। ये हमारा दुनिया हम कैसे बनाएंगे? हम क्या, ये जो दीपक कह रहा था, जो कॉस्मोपॉलिटन अंग्रेजी क्लास है, जो आज गुड़गांव, कल बेंगलुरु, परसों लंदन, हम क्या, हमारा राष्ट्र इनके लिए बना हुआ है? या जो ये जो उड़ते रहते हैं और वो उड़ने वाले क्लास को जो दूर से जो देखते हैं, जो लाखों करोड़ों हमारे लोग हैं, इनके लिए बना? ये लोकशाही का प्रश्न है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगर हम लोग को निकाल के अगर इंक्लूशन होगा तो हाँ, ये इंक्लूशन होगा इनका, जो ऐसे भी few people, हाँ, थोड़े से लोगों की बंगला में development एक जुमला है कि जिस सर में तेल हो उसी सर में ज्यादा तेल दिया जाता है। तो वही हो रहा है ना, यही चमचे थे। आम लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती आपके हिसाब एकदम से? नहीं। आपको भी ऐसा लगता है कि अगर हम आम लोगों की डेवलपमेंट करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है और शिक्षा प्रशासन में उनका रुतबा दिलवाना है, उनके अधिकार दिलवाने हैं, तो क्षेत्रीय ज़बानों के बिना ऐसा नहीं हो सकता? आप ऐसा सोचते हैं? देखिए, 1990 के बाद में हमारे यहाँ पर वैश्विकीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बातें होने लगी। और ये वैश्विकीकरण की बातें जब होने लगी तब लोगों का कहना था कि अब पूरी दुनिया एक हो गई है, एक ग्लोबल विलेज हो गया है। तो जैसे कि ग्लोबल विलेज एक मोनोलिंगुअल, मोनोकल्चरल काइंड ऑफ अ विलेज हो गया है, तो जैसे नेचर को मोनोकल्चर पसंद नहीं है, उसी तरह से ह्यूमन सोसाइटी को भी ये इस तरह का मोनोकल्चर पसंद नहीं है। इट हैज़ टू बी मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल। आप जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में आपने पूछा, अगर हम समझते हैं कि शहरों में रहने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, अपर मिडिल क्लास, एलीट एक्सेस होने वाले और प्रिविलेज लोगों की डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट का पैराडाइम कहा जाए, तो वो सारी डेवलपमेंट अभी जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, अभी जिस तरह का भाषा का एक डिस्कोर्स है, उसमें हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विकास की जो प्रोसेस है वो समाज के अंतिम आदमी तक पहुँचे, तो और अगर हम इंग्लिश का आज का जो सारा रुख है उसी को कायम रखें, तो हमें लगभग कई सौ साल राह देखनी पड़ेगी कि वो जो अंतिम आदमी है वो अंतिम आदमी अंग्रेजी सीख ले। अगर हम इस तरह का अनफेयर और अनवाइज काइंड ऑफ डिस्कोर्स नहीं चाहते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि उस सामान्य आदमी को जो भाषा समझती है, हो सकता है कि उसको मराठी नहीं समझती है, उसको वरहाड़ी समझती है, जो मराठी की आज एक डायलेक्ट है, तो हमें उसको केवल मराठी की तक सीमित ना रखते हुए उसके पास जाने के लिए वरहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। तो मराठी को भी अपना जो एक पोजीशन है, उस पोजीशन से एक पैर नीचे उतरकर जाकर वरहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। और अगर वैसा हम ना पहुंचे तो हम समाज के एक बहुत बड़े तबके को कंप्लीटली डेवलपमेंट की प्रोसेस से दूर रखेंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंट की भाषा उनको समझ में आए इस तरह से बोल ही नहीं रहे हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट एक्सक्लूजनिस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग। ठीक है, हम इस चर्चा में इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस सिट्टे पर पहुंचे हैं कि क्षेत्रीय ज़बानों के बिना देश के लोगों का, आम आदमी की डेवलपमेंट है वो संभव नहीं है। संक्षेप में आप मुझे गार्गा जी ये बताएं, अगर क्षेत्रीय ज़बानों की ज़रूरत है तो क्षेत्रीय ज़बानों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, प्रशासन, न्याय और कारोबार के क्षेत्रों में उसका बनता रुतबा दिलवाने के लिए हमें सूबाई प्रांतों की पद्धर पर और नेशनल लेवल पर हमें क्या करना चाहिए? सूबाई लेवल पर ये हम आशा करेंगे कि जो वहाँ जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रशासन में, ठीक है, वो अपने अपने भाषाओं जो हैं वहाँ, और जो दीपक ने कहा कि कोई प्रदेश में एक से ज़्यादा भाषा है, उसमें प्रशासन की काम आज से शुरू कर दें, ठीक है। और वहाँ नौकरी मिलने के लिए अगर आप एक अंतिम चरण पे किसी को आप ये फॉर्म दे रहे हो, आप एक क्लर्क हो, तो जिसको दे रहे हो ये आपको तो भाषा आना चाहिए। अगर आप रेलवे स्टेशन में आप
रेल पुलिस हो और किसी को बोल रहे हो कि वहाँ मत जाओ, ये तो आपको भाषा पता होना चाहिए। यानी जहाँ आपका काम है वहाँ का भाषा आपको पता होना चाहिए। ये अगर करेंगे, अब भी सरकारी क्षेत्र काफ़ी बहुत छोटा अभी भी नहीं है, तोड़ा जा रहा है, फिर भी वो छोटा नहीं है, तो ये इंसेंटिवाइज करेगा बहुत लोगों को, भैया हमको तो ये तो सीखना पड़ेगा। यानी बहिष्कृत जो हो गया आज समाज भाषा की प्रश्न में, उसको अंदर लिया जाए। राष्ट्रीय क्षेत्र में, राष्ट्रीय लेवल पे हमको तो चाहिए कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है भारत के संदर्भ में, पर भारत तो एक स्यूडो फेडरेशन है। हम जानते हैं कि केंद्र में बहुत क्षमता एकजुट हो गया है, ठीक है, और अगर हम पावर का सेंट्रलाइजेशन, पर ये पावर का सेंट्रलाइजेशन से पावरफुल क्लास जो है, इसका भी चरित्र हमको समझना चाहिए। पावरफुल क्लास वो है जो अंग्रेजी, थोड़ा हिंदी और ज़्यादातर अंग्रेजी, ये एंग्लो हिंदी एक गिरोह है, हिंदी कम, हिंदी भी पिटता है अंग्रेजी से, ठीक है, ये जो गिरोह है, और ये क्षेत्रीय जो बहुत लोग हैं वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उस मलाई का थोड़ा अंश उनको चाहिए, और इसलिए उनका भी एक स्वार्थ रहता है कि हम भी ये एंग्लो हिंदी, ये जो वहाँ जो फॉर्मेशन है उसका पार्ट बन जाए, ठीक है। इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ना है तो सारा देश में, सारा राष्ट्र में जो क्षेत्रीय दल नहीं बोलेंगे, पर वो दल जो फेडरलिज्म के बारे में, कि प्रांतों का जो अधिकार है, केंद्र और राज्य का जो क्षमता का जो बंटन है, इसमें राज्य का क्षमता को बढ़ाएं, ये जो आदर्श जो दल के हैं, वो दल को सामने आना चाहिए कि कारण इसके बगैर लोकशाही नहीं होता है। लोकशाही दिल्ली से नहीं होगा, लोकशाही देश के प्रांतों में। हमें रीजनल लैंग्वेजेस के लिए एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी, और ये रीजनल पार्टी जो है इस मसले को अंडरस्टैंड करती हैं, जो भी दल अंडरस्टैंड करते हैं उनको साथ लेना पड़ेगा। दीपक जी, इसी विषय पर आप भी बताएं कि रीजनल लैंग्वेजेस को उसका बनता जो रुतबा है वो दबाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक जैसे गौरव ने अभी कहा कि रीजनल जो पार्टीज़ हैं उनको सक्षम बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है, जैसे महाराष्ट्र में दोनों सेनाएं हैं या तमिलनाडु में दोनों द्रमुक पार्टीज़ हैं, अगर आप देखें तो रीजनल पार्टीज़ प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बोल रही हैं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं के प्रॉब्लम दिख रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो विसंगति है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अब ऐसा एक नया पॉलिटिक्स हमारी भाषाओं का करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग रीजनल पार्टीज की पॉलिटिक्स से आगे जाकर है, क्योंकि इनका जो पॉलिटिक्स है दैट हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज उनके होने के बावजूद भारत में कोई फेडरल इस तरह का फ्रंट लैंग्वेजेस के लिए काम करने का उसकी हमें ज़रूरत ना पड़ती। देश के लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गौरव ने कहा, पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट करना चाहिए, और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब एक्चुअली है कि वो सेंट्रल की ही लिस्ट है, क्योंकि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर कोई लेजिस्लेशन स्टेट करता है जो कि पार्लियामेंट के खिलाफ जाए तो वो तो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट कम होती जानी चाहिए, सेंट्रल लिस्ट भी कम होती जानी चाहिए, और राज्यों की जो सूची है उस सूची में बहुत सारे विषय आने चाहिए। एक बहुत सा इंपॉर्टेंट इशू जो इमरजेंसी में वहां पर गया था, एजुकेशन, जो मैं समझता हूं कि तुरंत राज्यों को इस तरह का एक कोई मोशन आगे लेकर जाना चाहिए कि एजुकेशन ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बने, ताकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में राज्य कुछ अपना निर्णय ले सके। भारत के तौर पर आप देखेंगे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो पूरी तरह से बंद करके मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस भारत सरकार को शुरू करनी चाहिए, और जहां पर भारत की सारी जो भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं को अपने अपने डेमोग्राफी के अनुसार, लोक संख्या के अनुसार फाइनेंशियल हेल्प दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस तरह का एक फेडरलिज्म का एक नया चेहरा अगर हम भारत में लाएं तो हमारा जो एक कंटेम्पररी इंडियन नेशनलिज्म है, कंटेम्पररी एक भारत की एक प्रतिमा है हमारे मन में, उस भारत की एक सिंगल और मोनोलिथिक प्रतिमा से बाहर निकलकर हमें भारत की बहुत सारी अलग अलग दिखने वाली प्रतिमाएं हैं, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। प्यारे दर्शकों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਰਗਾ ਚੈਟਰਜੀ ਨਾਲ, ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ,
ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।